नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं और इसके साथ ही एक बार फिर से वन नेशन वन इलेक्शन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। केंद्र सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही इसे लागू करेगी और इसके बाद सरकार संसद में विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं और इसके साथ ही स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी होंगे। यह भी कहा जा रहा है कि देश भर में जल्द जातीय जनगणना कराई जाएगी। आपको बता दें कि 57 साल पहले तक देश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होते थे। आजादी के बाद देश का पहला चुनाव 1951-1952 में हुआ था और साल 1951-52 से साल 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन अधिकांशतः साथ साथ कराए गए थे। फिर कुछ कारणों से इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब केंद्र की एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान ही एक राष्ट्र एक चुनाव पर विधेयक लाएगी, जो बीजेपी के घोषणा पत्र सहित उनका मुख्य एजेंडा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे फिर से कराने के लिए एक समिति बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन विपक्षी दल वन नेशन वन इलेक्शन को देश के खिलाफ बता रहे हैं। अब एक देश एक चुनाव से किसे कितना फायदा या नुकसान होगा, आखिर अब तक इस पर क्यों एक राय नहीं बन पा रही है और क्या मोदी 3.0 का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन अब मोदी 3.0 के इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो सकता है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में 2029 तक देश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। यानी 62 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ा कानून अपने इसी कार्यकाल में लागू कर सकती है। मोदी सरकार 2029 तक देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन करवा सकती है। यानी सरकार पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक एक साथ कराने के अपने रुख पर कायम है। हम इस मुद्दे पर बात सियासत की करें, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। फिलहाल अलग अलग होते हैं लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन में पूरे देश में एक साथ लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव होंगे। मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या चरणबद्ध तरीके से अपना वोट डालेंगे। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ ही हुए। 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई थी। 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। लेकिन अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार अपने रुख पर कायम है। इसी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव से जनता के पैसे की बर्बादी कम होगी और विकास कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। पीएम मोदी ने कहा था कि मैं हमेशा कहता हूँ कि चुनाव से 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, पूरे 5 साल राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर पार्टी के तमाम नेता भी एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रतिबद्धता को कई बार दोहराते आए हैं। वे कहते हैं प्रधानमंत्री का विजन बहुत बड़ा है, कोई चीज मोदी जी के आगे असंभव नहीं है, ये उनका बहुत पुराना सपना है। देखिए, अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत बड़ा है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं। ऐसे में उनके ऐसी सोच से ही दुनिया में भारत का मान बढ़ता, सम्मान बढ़ता है और हमारा भारत चहुमुखी विकास के दौर में आगे जा रहा है। कोई चीज़ माननीय मोदी जी के लिए असंभव नहीं है और हमने सबने अपनी आंखों के सामने देखा। धारा 370 का हटना, राम मंदिर का बनना, जनता के बीच
विश्वास कायम रहना। आज 10 साल से देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द से लेकर के भारत को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से लाके स्थापित करना, जीएसटी से लगा करके सभी प्रकार के जितने उनने काम किए हैं, तो उनके लिए और उनकी विल पावर के लिए और देश के लिए जो जरूरी है, माननीय मोदी जी सब अपनी विल पावर से करते हैं और जनता उसको अप्रिशिएट करती है। बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो इससे देश के एक्सचेकर पर भी बोझ पड़ता है, चुनाव मशीनरी को भी बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं, आम आदमी भी इससे परेशान होता है। तो इसलिए देश के अंदर एक समय में सब चुनाव हो तो इसका लाभ बहुत से तरीकों से होगा। तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विरोधी दल भाजपा और मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। वे सरकार की मंशा को जुमला बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये चुनाव जीतकर 5 साल ऐश करेंगे। इनकी नीयत खराब है, सरकार को देश से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, नेता किस टाइम काबू में आता है? चुनाव के टाइम में, है ना? केवल चुनाव के टाइम में काबू में आता है नेता, बाकी 5 साल शक्ल नहीं दिखाते। 5 साल चुनाव के टाइम में आते हैं, आपके सामने आपके पैर भी पड़ते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं आपके साथ, आपकी जी हजूरी भी करते हैं, झूठे झूठे वादे करके जाते हैं। अब इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, रोज चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी पंचायत के चुनाव, कभी निगम के चुनाव, कभी काउंसिल के चुनाव। इनको बड़ी तकलीफ हो रही है, ये रोज रोज जनता में जाना पड़ता है। इनके ऐशो आराम, इन्होंने खूब अय्याशी कर रखी है, इनके ऐशो आराम में फर्क पड़ रहा है। तो अब ये कि जुमला लेके आए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, कह रहे 5 साल में एक ही बार करा लेंगे सारे चुनाव, फिर 5 साल ऐश करेंगे, 4.5 साल पूरी दुनिया में घूमेंगे, पेरिस जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, खूब घूम घाम के 4.5 साल बाद आएंगे फिर आपके सामने। आज मैं तो कहता हूं हर महीने चुनाव होने चाहिए ताकि ये आपके बीच में आते रहे नेता। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये इनकी नीयत खराब है, इनके दिल में खोट है, काला है इनके दिल में, जो कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए अभी जो चुनाव हो रहे हैं, 4 स्टेट के चुनाव आपने देखा, अब उसमें ही अभी एक साथ नहीं करा पा रहे हैं, अलग अलग कराया इन्होंने। 2 स्टेट के चुनाव भी कराने की बात इन्होंने की, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। बाई इलेक्शन आप देख सकते हैं, पूरे देश के अंदर जितने भी एमएलए लोग एमपी हुए, तो पूरे देश में एक साथ होना चाहिए ना बाई इलेक्शन। अलग अलग कराया जा रहा है। यूपी का अभी तक घोषणा ही नहीं हुई 10 विधानसभाओं की, बाकी और स्टेट्स के तो हो गए, यूपी के भी बाकी कुछ स्टेट्स के और बाकी हैं। तो अभी ये कुछ नहीं करा रहे हैं, केवल बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग हैं। मैं समझता हूं जनता को महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाइए, कानून व्यवस्था पे काम करिए, और जो आज चीजें चल रही हैं समाज के अंदर, बच्चियों के साथ जो रेप हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, उस पर कार्रवाई करिए, कठोर से कठोर कार्रवाई, दंड दीजिए। मैं समझता हूं कि ये सारी चीजों पर ध्यान दीजिए, जनता ये देखना चाहती है। अब सरकार और विपक्ष के बीच वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो भी तकरार हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में पहले से ही एक देश एक चुनाव का जिक्र है। उधर वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। बहरहाल अब एक देश एक चुनाव को लेकर विपक्ष भले ही सरकार की मंशा पर जो भी सवाल खड़े करे, लेकिन एक देश एक चुनाव लागू करना मोदी 3.0 का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। चलिए, तो एक राष्ट्र एक चुनाव, कितना बदलाव, और कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन क्या वाकई पीएम मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक है, ये भी देखने वाली बात होगी। और यदि है तो क्या इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्या ये इतना आसान होगा? देखिए, ये चर्चा, ये मुद्दा, ये बात कोई पहली बार नहीं हो रही है, लेकिन इस वक्त पे जो ये जोर दिया जा रहा है कि इसी
कार्यकाल के दौरान 3.0 में ही इसको इंप्लीमेंट कराया जाएगा। बड़ी तेजी से ये बात निकली है, तो ये बात तो निकली है, दूर तलक जाएगी, लेकिन क्या वो हो पाएगा जो होना है? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजकुमार मीणा। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में सोफिया खान, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन जी। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। अमित जी, वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है, पहले भी लगता था, अभी भी लग रहा है, लेकिन ना बहुत आसान नहीं है। आसान मतलब आप समझ रहे हैं, सब कुछ इसी बार होने की बात हो रही है। किसी को जातिगत जनगणना करानी है, तमाम चीजों पर बात कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में आप छोटे छोटे जो इलेक्शंस हैं वो भी एक साथ हो जाएं, इसको कैसे करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि देश में कभी ऐसा हुआ नहीं, हुआ करता था, लेकिन 60 से 62 साल एक लंबा वक्त होता है। आज के परिदृश्य में उस चीज को लाना, कैसे लाएंगे, क्या रूपरेखा होगी, उसको इंप्लीमेंट कब तक क्या करा पाएंगे, ये मुझे लगता है थोड़ा सा सिर्फ कह देने भर से नहीं है। क्या उसके पॉइंट्स हैं, क्या उसकी तैयारी है, क्या उसकी प्रिपरेशन है, क्या उस पर बात या मंथन किया गया है, या फिर कह दिया बस ऐसे कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा इस बार? राखी जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, मार्च में इसी साल श्री रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंप दिया है। और उसके कुछ प्रमुख बिंदु अगर आप देखें तो वो क्या है, जो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं उस रिपोर्ट में, वो ये है कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस जो होंगे वो साइमल्टेनियसली किए जाएंगे, और जो लोकल बॉडीज होगा उसका जो रहेगा इलेक्शंस का प्रक्रिया, वो उसके बाद 100 दिन में उसको कंप्लीट किया जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी को फुल मेजॉरिटी नहीं आती है, हंग हाउस होने की रहता है, या बीच में अगर सरकार का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है, तो उन केसेस में फ्रेश इलेक्शन होगा। और जो फ्रेश इलेक्शन होगा वो रिमेनिंग टर्म के लिए होगा, जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए होगा। और जो विधानसभा में जो चल रही है, वो उसका जो टाइमलाइन है वो लोकसभा के साथ उसको इंटैक्ट रखा जाएगा। और इसके लिए आर्टिकल 83 और 172 में संशोधन भी पेश किया गया है, जो ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली से डील करता है। दूसरी बात, इसमें कॉमन इलेक्टोरल रोल की बात की गई है और वोटर कार्ड की बात की गई है, जो वोटर कार्ड जो बनेंगे सभी के, तो उसके लिए स्टेट्स के साथ फिर से आर्टिकल 325 में जो वोटर आईडी कार्ड के साथ डील करता है, उसमें संशोधन। अमित जी, आपकी आवाज काफी कट के आ रही है। निश्चित तौर पे अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। कुछ बीच में शायद नेटवर्क इशू हो रहा है, इस वजह से कुछ पॉइंट, कुछ शब्द कट जा रहे हैं जो मैं सुन नहीं पाई, पर ठीक है, बोलिए जल्दी से। जी, तो प्रावधान आर्टिकल 325 जो स्टेट इलेक्टोरल रोल को लेकर जो डील करता है आर्टिकल, उसमें संशोधन का प्रावधान है। तो आप अगर देखेंगे तो ये सारे प्रावधान डिस्कशंस के थ्रू, मंथन के थ्रू दिए गए हैं और सुझाव भी लिए गए हैं। और जो 7 लोगों की जो कमेटी बनी थी, उन लोगों ठीक है। दूसरी बात है देखने की, क्या ये पहले कभी नहीं हुआ? तो निश्चित तौर पे पहले आप देखिएगा 51 से लेकर 67 तक वो हमारे देश में ही वन नेशन वन इलेक्शन होते थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, गौर करने वाली बात राखी जी ये है कि इस सालों में 51 से लेकर 67 तक में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर घटनाएं हुई जो पूरे देश को झकझोर देने वाली थी। पहला ये कि 1964 में नेहरू जी का निधन हुआ और 66 में शास्त्री जी का निधन हुआ। फिर भी 67 में सभी राज्यों का, विधानसभा का, परिषद का, सबका इलेक्शन एक साथ होता है।
ये बाधित कहाँ पे होता है, हमें वो देखने वाला ही बात थी, और उसी चीज को मेन एड्रेस करने की बात है कि ये बाधित कहाँ पे हुआ। बाधित तब होता है जब 68 में 69 में जब गैर कानूनी मतलब गैर संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया जाता है, गिराने का खेल खेला जाता है, जो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ। तो फिर 75 में इमरजेंसी भी आ गई। तो निश्चित तौर पे ये जो साइकिल बदला, गिराने का काम तो अभी भी हुआ, पिछली बार भी हुआ, कितनी बार होता है वो परिपाटी तो उस समय होती थी और आज भी होती है। मतलब ये एक तंज जैसा मत लीजिए, लेकिन सरकार गिराने का काम तो ये अभी भी हो रहा है, वर्तमान में भी होता है जी। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसी चीज को एड्रेस, ये क्यों डिरेल हो गया, तो इसी चीज को एड्रेस करने के लिए सारे प्रावधान इस बार के जो संशोधन दिए गए हैं उसमें हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही सकारात्मक है। इलेक्शन कमीशन ने स्वयं कहा है कि हम तैयार हैं, और अगर आप इसका छोटा यूज्ड केस अगर आप देखें तो जो 2024 के इलेक्शंस हुए थे उसमें 4 राज्यों के विधानसभा के इलेक्शंस भी हुए थे और बहुत ही सुचारू रूप से हुए थे। वहां पे उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया और 2 पूर्वोत्तर के राज्य हो गए। तो वहां पे अगर आप एक इसको छोटे तरीके से अगर टेस्ट करने का अगर आप बात करें तो इसको आप देख सकते हैं उस तरीके टेस्ट मॉडल के तरीके से कि एक यूज्ड केस है हमारे पास कि 60 साल बाद हम कैसे करेंगे। और इलेक्शन कमीशन, जहां तक की बात है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही स्पष्ट तौर पे और बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ ये कहा है कि हम सक्षम हैं सारे देश में एक साथ सभी इलेक्शंस करवाने के लिए, और बिल्कुल होना चाहिए एक नया सकारात्मक है। ठीक है, मुझे लगता है वो तो इलेक्शन कमीशन, ठीक है, यदि वो कहते हैं, उनको लगता है कि वो करा सकते हैं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उनको भी बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि अभी वर्तमान में जो इलेक्शन हैं और इसके पहले जो इलेक्शन हुए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन को भी कहाँ छोड़ा गया है। बहुत सारे सवालों के घेरे में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप समझ रहे हैं छोटी सी बात नहीं होगी, इसीलिए मैंने इसको उठाया ही यहाँ से इस टॉपिक को कि इसको कैसे कर पाएंगे, उसमें किन किन चीज़ों का समावेश होगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, राजकुमार जी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। राजकुमार जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन के फेवर में हैं आप, कांग्रेस पार्टी? ये मैं पूछ इसलिए रही हूं क्योंकि अब मुझे लगता है ये पूछने की जरूरत है, क्योंकि इसी साल से इंप्लीमेंट होने की बात हो रही है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है 1 नेशन 1 इलेक्शन के फेवर में। और जो अभी इन्होंने बात की है कि हमने इलेक्शन कमीशन इसके लिए तैयार है, तो जो चुनावी 4 राज्यों में ये लोग एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, उसको भी बांट के कर रहे हैं, तो पूरे देश के चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें एक राजनीतिक देश भावना नहीं है। क्योंकि अब पहले और हमें में बहुत परिवर्तन आ चुका। पहले जनसंख्या इतनी नहीं थी, पॉपुलेशन इतने नहीं थे, संसाधन इतने नहीं थे, सीमित संसाधन सीमित जनसंख्या में चुनाव हो चुके थे। लेकिन परिवर्तन क्यों हुआ? धीरे धीरे जब समय बदलता गया तो उसके अनुसार परिवर्तन हो गया। अब आज हम देखेंगे राजनीतिक प्रायोरिटीज का सबसे बड़ा स्थानीय लोगों के मुद्दे खत्म हो जाएंगे। 1 नेशन की अगर इलेक्शन की बात करते तो सिर्फ एक जो भी मुद्दा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी जैसे हमेशा हिंदू मुसलमान को लेकर इनके अलावा कोई मुद्दा रहता नहीं है इनके पास। तो वो उसके अलावा जिस देश में रहने वाले हर राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग होती है, हर राज्यों के वो मुद्दे अलग होते हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग होती है, तो वो मुद्दे कहीं ना कहीं एक राष्ट्र एक चुनाव के अंतर्गत वो दब जाएंगे। दूसरा, संविधान और कानूनी प्रक्रिया की अगर ये लागू करते हैं तो ऐसा नहीं है जैसे इन्होंने पहले 3 किसान बिल अपने हिसाब से क्या हमने इस पे संशोधन कर चर्चा करें और लागू कर दे, वो किसानों के हित में नहीं थे। इसके लिए एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया होगी, कानून प्रक्रिया जो काफी जटिल और लंबी है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन में बैठ के या किसी आपकी एक टीम बुलाई उससे चर्चा करके और उसको लागू करके। और साथ में आप देखिए कि इतने बड़े देश में अगर एक साथ चुनाव करें तो प्रशासनिक चुनौतियां कितनी होगी, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग तरीके की परिस्थितियां हैं। कहीं पे शांति रहती है, कहीं पे शांतिपूर्वक चुनाव नहीं होते हैं, विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे तो राजकुमार जी जातिगत जनगणना फिर कभी हो ही नहीं पाएगी, वो भी कैसे हो जाएगी बताइए ना। जातिगत जनगणना और एक साथ चुनाव कराना दोनों अलग अलग बात है। नहीं तो जनगणना भी कैसे कर लेंगे, एक एक जातियों को कैसे करेंगे? मैं इस बात को इसलिए लेके चल रही हूँ, ये भी अहम मुद्दा रहा। सुरक्षा बलों की कहाँ आवश्यकता पड़ गई, पड़ती है क्या? नहीं ना। तो चुनाव कराना और जातिगत जनगणना कराना दोनों अलग मुद्दे, उनको दोनों को हम एक साथ जोड़ ही नहीं सकते। अगर उनको एक साथ जोड़ेंगे तो कैसे भी नहीं बैठ पाएंगे। आप देखिए उसके साथ में चुनावी सामग्री इतनी जाएगी। अभी सीमित क्षेत्रों सीमित राज्यों में चुनाव होते हैं, इतने विवाद सामने निकल के आते हैं, ईवीएम के विवाद आते हैं, इनके लोकल मुद्दों के जो विवाद आते हैं। तो आप देखिए पूरे देश में पूरा सुरक्षा बल अगर आप
कहां से लाओगे कि पूरे देश में एक साथ आप करा दोगे? ठीक है, अलग अलग जगह से भेजा जाता है। लेकिन राजकुमार जी देखिए, मैं ना बहुत एक जनहित का मुद्दा है जातिगत जनगणना भी, आप देख लीजिए, और ये वन नेशन वन इलेक्शन भी, पूरा देश कनेक्ट हो रहा, पूरी जनता कनेक्ट होगी इससे। तो भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति क्यों आई थी? कैसे करेंगे, कब करेंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। आज वो कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन करा लेंगे, तो आप लोगों को उसमें आपत्ति है। मैं दोनों ही चीजों के लिए बोल रही हूँ, इतना आसान है ही नहीं। उसकी रूपरेखा रखनी पड़ेगी पहले सामने। कोई भी कमेटी बनी है, ठीक है, वो कह रहे हैं इंप्लीमेंट होता करेंगे, हो सकता है, पर कैसे, उसी पे तो हम चर्चा कर रहे हैं। और कितना सफल होगा, बता रहे, एक जातिगत जनगणना और एक साथ चुनाव कराना, दोनों चीजें अलग अलग है। हम दोनों को अगर एक साथ लेके करेंगे ना, चुनाव कराने में आप देखिए सुरक्षा बलों को भी आवश्यकता पड़ती है, प्रचार सामग्री की भी आवश्यकता पड़ती है, जो भी आपका सरकारी तंत्र है, चाहे वो विद्यालय में काम करने वाले टीचर हो, जो भी है, पूरा एक बीएलओ से लेके पूरा ढांचा प्रशासनिक होता है। जनसंख्या में सुरक्षा बलों की आवश्यकता कहां पड़ती है? सारी चीजें आप दोनों को एक साथ जोड़ के देख नहीं सकते, दोनों की चीजें अलग होती है। और सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं कि राजकुमार जी, क्योंकि आप उसके हित में, इसलिए आपको वो आसान लग रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन उनके हित में लग रहा है उनको, तो वो उनको आसान लग रहा है। समझिएगा चीजों को। नहीं, वो उनको उनके हित में ऐसे लग रहा है ना कि जो पिछले 11-12 सालों से इस देश को धर्म का नशा चढ़ा के जो राजनीति करते आए हैं, लोग समझ चुके हैं। पिछले चुनाव के रिजल्ट देख लीजिए, ये इनकी परिस्थिति भाप चुके हैं। अब कैसे पूरे देश की भावनाओं के साथ एक साथ खेला जाए ताकि लोग अपने स्थानीय मुद्दे को भूल जाए, युवा रोजगार की बात करना भूल जाए, किसान एमएसपी की बात करना भूल जाए, महिलाएं सुरक्षा की बात करना भूल जाए, देश सीमा सुरक्षा की बात करना भूल जाए। ये कैसे भी करके लोगों की भावनाओं को एक साथ खेल के और अपने स्थानीय मुद्दे, मूल मुद्दों से भड़काकर चुनाव कराना चाहते हैं। ठीक है, अगर राजकुमार जी, करना था, अभी 4 राज्यों के चुनाव तो क्यों करवाए, 2 अभी 2 बाद में? मैं बीच में रोक रही हूँ, कई सारे मेहमान है, सबकी छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद जो समय मांग रहे हैं उन्हें अलग से समय में दूंगी। अमित जी प्लीज एक बार सबकी छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर आती हूँ मैं वापस आपके पास। निशांत जी सुन पा रहे हैं मुझे? निशांत जी, मुझे लगता है ये वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया तो है नहीं, पहले से चला आ रहा है। काफी कुछ बात कही जा रही है, इसी कार्यकाल की बात की जा रही है। बहुत बड़े एक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यदि इसको करवा लेती है या हो जाता है ये इंप्लीमेंट, तो एक बहुत बड़ी सक्सेस उनके लिए हो जाएगी। रिसेंटली इलेक्शन है ही, हमारे सामने 4 राज्य, उसकी तैयारी अलग चल रही है, वो एक सिनेरियो अलग है इस देश में, अभी चल ही रहा है। फिर विपक्ष की तरफ से इंडिया ब्लॉक जो शुरू से कह रहा था, राहुल गांधी जो जातिगत जनगणना की बात राग अलाप रहे थे, वो एक, उसको मैं इसलिए इस पॉइंट को अभी लेकर चल रही हूं, भले ही मुख्य मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन का हो, कि ये दोनों चीजें इतनी आसान नहीं है। बात ये नहीं है कि दोनों एक साथ कैसे होंगी, आप अलग अलग करिए, पर आसान दोनों में से कुछ भी नहीं है। क्या रूपरेखा उसकी, क्या चीजें हैं, और जहां तक समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, क्या मानते? कि मैडम कई बार आपके चैनल के माध्यम से मैं कई बार कह चुका हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की आप बात कर लीजिए या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है उसकी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बात कर लीजिए। सबसे पहले तो बात यह है कि जो सरकार गिरने वाली है इसकी चर्चा का विषय होना नहीं चाहिए। ये जो वन इलेक्शन और वन में जो चाहते हैं, ये चाहते हैं स्वयं अपने स्वार्थ के लिए। इसको बहुत दूर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम इनके पास समय नहीं है, इनके पास मुद्दा नहीं है। अगर किसानों के पास जाते हैं वहां लताड़ दिए जाते हैं, छात्रों के पास जाते हैं वहां लताड़ दिए जाते हैं, तो इनके मीडिया के साथियों के पास जाते हैं जहाँ इन लोग अभद्रता संसद भवन में कर चुके हैं, जिनको पट घरे में मीडिया के साथियों को इन्होंने बंद कर दिया था, वहां लताड़ दिए जाते हैं। तो इनके पास मुद्दा है ही नहीं। आप लोग के माध्यम से मैं कई बार कह चुका हूँ, ये धर्म के मुद्दे पे चुनाव लड़े थे, धर्म ने इनको भटका दिया। अयोध्या हार गए, केदारनाथ हार गए, अब हरिद्वार हार गए। ऐसे बड़े बड़े राज्य जो राम के नाम पर बड़ा आलाप गाया करते थे, इनका एक गायक था, उसने यू टर्न लिया है अभी, उसके मन की भावना निकली, उसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया, उसने कहा नहीं मैं कांग्रेस से बीजेपी के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन ये सब अदर्स पॉइंट है, लेकिन ओपीएम की पुड़िया निकालते हैं ये हमेशा चुनाव के दौरान। अब देखिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में या फिर कश्मीर जैसे संविधान के राज्य में चुनाव है, तो उन्होंने वन इलेक्शन की अगर बात की है, तो ये जानबूझ के यहाँ जनता का ध्यान गुमराह करना चाहते हैं। और आप बात कर रही है कि जो जनसंख्या कानून की आप बात कर रही है, तो समाजवादी पीढ़ी है हमेशा उसके पक्ष में रही है, और हमें अगर समाजवादी पार्टी सरकार में कभी भी आती है तो जनसंख्या 101% जनसंख्या कराई जाएगी। जनसंख्या कराना जनता का अधिकार है। और मैं फिर कहूंगा, ये जो वन इलेक्शन वाली बात है, इनकी मंशा सिर्फ अपने स्वार्थ की है, ये अपने स्वार्थ के प्रति करना चाहते हैं, क्योंकि मुद्दा नहीं है। तो बात ये नहीं है कि ये क्यों कराना चाहते हैं, बात है कि बात करे तो करे, जनता से क्या बात करे। किसानों के लिए बात करते हैं वहां लताड़ दिए जाते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं वहां लताड़ दिए जाते हैं। अभी मैं आप ही का चैनल में पूछ लूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 6 से 7 डिबेट मेरी कंटिन्यू सब देश से चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का कोई साथी यह जवाब नहीं दे पाया है
कि जो इनकी अग्निवीर योजना है वो कंटिन्यू है, क्या आज ही कटेगी कि जो अग्निवीर में शहीद हो जाएगा उसको शहीद का दर्जा दिला जाएगा कि नहीं दिला जाएगा? आज तक का रिकॉर्ड है, कभी ये जवाब नहीं दे पाए हैं। मुद्दा नहीं है इसलिए वन इलेक्शन वन को मुद्दा उठा लिया, बस बात है कि बात बढ़ाई जाए, अपने आप को प्रचार में रखा जाए और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप बात कर रही है जनसंख्या कानून की, तो समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में आएगी इसका जनसंख्या कानून में लागू करके जनसंख्या की जनगणना कराएगी 100%। ठीक है रमाकांत जी, वन नेशन वन इलेक्शन कितना सक्सेस देखते हैं, क्या ये इंप्लीमेंट हो पाएगा? मुझे लग रहा है पूरी चर्चा इसी पर है। बहुत सारे पॉइंट्स को देखिए समझना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन सुन के ही लग रहा है कि उसकी रूपरेखा कैसी होगी, पहले जो होती थी आज इतने लंबे वक्त बाद क्या वो सेम चीजें हैं? नहीं है, परिदृश्य बहुत ज्यादा बदल चुका है, ये हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर भी आज यदि उसको इंप्लीमेंट कराने की बात हो रही है, कमेटी बनी, तमाम चीजें हुई हैं, कैसे करेंगे उन चीजों को सामने रखने की जरूरत है ना, सिर्फ कहने की नहीं कि हम इसको कर देंगे। दूसरी चीज, उसके साथ साथ आप नगरीय निकाय हो, ग्राम पंचायत हो, पंचायत हो, वो भी साथ में हो जाएंगे, कैसे संभव है? राखी जी देखिए, भांग खा करके कुछ भी संभव कर सकते हैं ये लोग। रातों रात नोटबंदी कर देते हैं भांग खा करके, जीएसटी ले आते हैं, व्यापारी परेशान है, आत्महत्या करते हैं, व्यापारी अपनी पीड़ा सुनाते हैं तो वित्त मंत्री माफी मंगवाती है, उनको कान पकड़ के उठक बैठक लगवाती हैं। तो भांग के नशे में कुछ भी कर दें ये लोग। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बजाय, अगर एक देश एक चुनाव की बजाय अगर एक देश एक शिक्षा पे ये लोग बात करते तो कुछ लगता कि हाँ चलो अच्छी बात है। एक देश एक इलाज की व्यवस्था पे बात करते तो समझ में आता कि कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी है। खैर एक बात मैं आगे और करूं अपनी, उसके पहले ये अमित तिवारी जी ने कुछ कहा था कि इससे हॉर्स ट्रेडिंग रुकेगी और चुनी हुई सरकार को गिराने का खेल बंद हो जाएगा। मेरे को हंसी आ गई थी कि कसाई ही कह रहा है कि हम शाकाहारी हो जाएंगे, काटना बंद कर देंगे, तो मेरे को हंसी आ गई थी। खैर देखिए, इस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए थे माननीय रामनाथ कोविंद जी, जब ये राष्ट्रपति थे तब इनको भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के शिलान्यास में नहीं लेके जाया गया था। अब इनकी बेइज्जती करानी थी क्योंकि प्रधानमंत्री जी नफरत करते हैं दलितों आदिवासियों से, इनकी बेइज्जती करानी थी। तो इस विवादित कानून के लिए विवादित कमेटी में कोविंद जी को लाए। इसमें और कौन था? पनामा पेपर लीक में जिनका नाम था वो थे। और इसमें और कौन था? एक नकल करके किताब लिखी थी जिन पे आरोप लगा था वो थे। तो ऐसे लोग इस कमेटी में थे। कुल मिलाकर के पूरा ध्यान बेरोजगारी से, किसानों की बदहाली से, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल चल रहा है, जो देश को लूटने का इन्होंने काम किया है, इससे ध्यान भटकाने का इनका प्रयास है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आगामी चुनाव जो भी हो रहे हैं, ये अभी 4 राज्यों के चुनाव होने थे एक साथ। जम्मू कश्मीर के होने थे, झारखंड के होने थे, महाराष्ट्र के होने थे, हरियाणा के होने थे। तो 4 राज्यों के चुनाव जो एक साथ नहीं करा पाए, तो यथार्थ में क्या है, वास्तविकता क्या है, ये आपको भी पता है। इन्होंने लंबे समय से सरकारी विभागों में भर्तियां नहीं की हैं, कर्मचारी नहीं है देश में, चुनाव आयोग के पास कर्मचारी नहीं है। तो अगर सरकार के पास कर्मचारी नहीं होंगे तो इतना बड़ा चुनाव आप एक साथ कैसे करा लेंगे? तो निश्चित तौर पे केवल देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की ओर उसको आकर्षित करने के लिए इन्होंने ये लाया है। अडानी के घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये किया है। माधवी बुश के घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने किया है। जो देश की जनता का लाखों करोड़ों रुपया लूट लिया, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये किया है। इन्होंने जो है ना ये कहा कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। अरे भाई, कहाँ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था? पूरा पैसा तो अडानी जी के पास है। देश के लोग तो आज भी कंगाल हैं। तो मैं ये कहता हूँ केवल मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब इनका सिगूफा है। ये करना कुछ नहीं है, इनको कुछ कर नहीं सकते। इनकी मंशा वही है, सरकारें तोड़ो, विधायक खरीदो, संसद खरीदो, सरकारें गिराओ। सोफिया जी सुन पा रही है मुझे? सोफिया जी, वन नेशन वन इलेक्शन, मुझे लग रहा है पूरा इंडिया ब्लॉक ही इसके समर्थन में तो खैर वैसे भी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि हम विपक्ष में हैं तो हम इसका डिनाई कर दें या हम इसके फेवर में ना बात करें। बहुत लॉजिकली, और क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा देश ही प्रभावित होगा, बदलाव आएगा तो पूरे देश में आएगा, कोई फायदा होगा तो पूरे देश को होगा। उस लिहाज से यदि हम समझे वन नेशन वन इलेक्शन, तो कितना बदलाव के रूप में इसको देखती हैं? क्या इंप्लीमेंट हो पाएगा और क्या होना चाहिए?
देखिए राखी जी, जो सरकार 400 पार के नारे लगाकर 200 में आकर सिमट जाती है तो उसको तो कुछ डर जरूर होगा कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में वो शायद यहाँ भी पूरी तरीके से यहाँ से विलुप्त हो जाएं। तो ऐसे में देखिए, भाजपा सरकार ने बहुत से ब्लंडर किए हैं 2014 के बाद से, वो नोटबंदी हो, वो जीएसटी हो, वो अचानक से लॉकडाउन करना हो, यहाँ तक कि सीए एनआरसी के लिए भी उन्होंने जब घोषणा की थी तो देश में कई जगह आंदोलन हुए थे। तो इसको लेके ये अचानक से फिर एक नई चीजों को वो जो लेकर आ रहे हैं, तो हर एक चीज में मेरिट एंड डिमेरिट दोनों कुछ होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल मैं यहाँ पे डिसएडवांटेज गिनाने बैठी हूँ, लेकिन बात ये है कि देखिए, स्थानीय मुद्दे अगर एक इलेक्शन होने लगे सारी जगह में, अगर विधानसभा के इलेक्शन, लोकल इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन सब अगर हम एक साथ करते हैं, तो आप एक बात बताइए कि जब लोकसभा का इलेक्शन के साथ आप क्या लोकल इलेक्शन को आप कंपेयर कर सकते हैं? लोकल जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो बिल्कुल खो जाएंगे। वो अगर सपोज कर लीजिए किसी को भाजपा को अगर वोट देना है, तो जो लोकल में अगर वो किसी और को देना था तो वो भी वोट भाजपा को चला जाएगा। तो ऐसे में मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक चक्रतंत्र रच रहे हैं भाजपा वाले, ताकि मुद्दों से भटका दे। अभी मेरे भाई बोल रहे थे आपके प्रवक्ता कि ये देखिए, ये मुद्दों से भटकाने की एक साजिश है। इन्हें पता है कि अभी आने वाले समय में और भी चुनाव हैं और कई राज्यों को उन्होंने हारा है भाजपा ने, और भाजपा को जितना ज्यादा सीटों की जो उम्मीद थी वो उस पर खरे नहीं उतरे, तो इसीलिए उन्होंने इस तरीके से मुद्दों से भटकाने की बात की। देखिए, महिलाओं को सुरक्षा वो उन्होंने दिया नहीं, क्या हुआ? मणिपुर जलता रहा 80 दिनों तक, मणिपुर आज भी जल रहा है, उसके ऊपर ये बात नहीं करते, उसको ये सॉल्व करने की बात नहीं करते। जब यहाँ पर हमने देखा महिलाओं को, महिला पहलवान जब वहां पर बैठी थी बृजभूषण सिंह के खिलाफ, उसके लिए उन्होंने बात नहीं उठाई। कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन अल्टीमेटली ये सिर्फ कथनी में है, करनी में है नहीं। तो वही मुझे ये भी लग रहा है, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का ये जो घोषणा कर रहे हैं, ये मुद्दों से भटकाना है। विकास तो देखिए हुआ ही नहीं 2014 के बाद, जैसा कि अभी मेरे काबिल भाई ने कहा कि यहाँ पर देखिए, देश में सिर्फ 2 ही जन हैं जो आधे से ज्यादा संपत्ति के मालिक है, वो अडानी हो या अंबानी हो। तो पूरा देश में देखिए, आज भी भूख मरी है, आज भी लोगों की शिक्षा की कमी है, आज भी महिलाएं असुरक्षित हैं। तो इन सब मुद्दों को छोड़कर आप अचानक से एक घोषणा आप अगर करते हैं या इसके ऊपर करते हैं, मुझे लगता है ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने की बात है। और सही मुद्दे पर आप आइए, महंगाई कम कीजिए। आज किसानों के लिए भी एक और कानून लाए थे, वो किसानों के लिए भी जो मुसीबत वो लाए थे। तो भाजपा सिर्फ और सिर्फ इनका जो इंटरेस्ट है वो कानून को बदलने में, वो चाहते हैं कि पूरी संविधान को बदल दे देश में जब तक वो सरकार पर है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि होना नहीं चाहिए। विपक्ष की भी एक आवाज होती है, और इस बार तो विपक्ष बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस बार विपक्ष की एक यूनिटी है। तो मुझे लगता है कि इस पर एक स्ट्रांग विचार जरूर रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए प्रियदर्शी जी, आवाज पहुंच रही है जी। प्रियदर्शी जी, वन नेशन वन इलेक्शन की क्या बहुत ज्यादा आवश्यकता है? यदि है तो क्या बहुत बदलाव आ जाएगा? यदि आएगा तो किस तरह का बदलाव आएगा? इसको आप किस तरह से समझते? लोकतंत्र में वन नेशन वन इलेक्शन एक आदर्श स्थिति की तरह है। मतलब चुनाव के संदर्भ में इसको आप देखें तो आदर्श स्थिति पैदा करता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो इसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए लोकसभा से, राज्यसभा से इसे पारित कराना होगा। और अभी की स्थिति में, जो अभी की स्थिति है एनडीए की, उसमें मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो पाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं जिनकी बैसाखियों के बूते एनडीए की सरकार चल रही है, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड हो, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, वो इस पर क्या रुख रखते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। हम और आप बहुत अच्छा मान सकते हैं इस चीज को, लेकिन वे लोग इसको किस रूप में देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोकसभा में जो अनुच्छेद 83, संसद का जो अनुच्छेद 83 है और अनुच्छेद 172, इसके लिए राज्यों के अनुसमर्थन का जरूरत नहीं है। इसके लिए एक संविधान संशोधन लोकसभा से पारित होना जरूरी है। तो इस लिहाज से चुनौती नहीं है, चुनौती है कि इनके क्षेत्रीय दल क्या करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, उससे कहीं क्षेत्रीय दलों की हकमारी तो नहीं होगी, क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है और राज्यों का अलग मुद्दा होता है, देश का अलग मुद्दा होता है। देश का मुद्दा होता है जो पूरी तरीके से स्पष्ट है, विदेश है, रक्षा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। ऐसे मुद्दे जो हैं ये देश के चुनाव के लिए होता है, आम चुनाव में शामिल होता है।
ये क्षेत्रीय चुनाव को प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन जब जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कहीं एक वन नेशन वन इलेक्शन के शोर में दब तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टियों के हित में हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन, ये कांग्रेस के हित में भी हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी के हित में भी हो सकता है, ये अन्य राष्ट्रीय दलों के हित में भी हो सकता है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के हित में मुझे नहीं लगता है कि क्षेत्रीय दलों के हित में है। और दूसरी बात यह है कि आप जब पंचायत और नगर निकाय का भी चुनाव साथ में कराएंगे तो उनके मुद्दे तो और अलग होते हैं, तो उसमें ये घालमेल हो जाना मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। आप कह रहे हैं कि पहले होता रहा है, वर्षों पहले जब 1952 में पहली बार चुनाव हुआ, उसके बाद के जो 3 चुनाव हुए उसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ साथ होता रहा, अच्छी बात है कि होता रहा, लेकिन उस समय लोकतंत्र इस मैच्योर स्थिति में नहीं आया था। इससे तो मुझे लगता है कि जनता की आवाज भी दबेगी। जनता जिसको बार बार चुनाव के दौरान ही मौका मिलता है अपनी आवाज उठाने का, उसे 5 साल में सिर्फ एक बार मौका मिलेगा। आज चुनाव के बहाने चाहे केंद्र का चुनाव हो, राज्यों का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, जनता को लोकतंत्र में हिस्सा लेने का बार बार मौका तो मिलता है। ये जनता को भी ये अवसर खत्म हो जाएगा बार बार लोकतंत्र में शामिल होने का, चुनाव में शामिल होने का। जी ठीक है, चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चली है, क्या वाकई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है? यदि है तो ये मास्टर स्ट्रोक कौन से इलेक्शन के लिए है? क्या इंप्लीमेंट अभी हो पाएगा? बात तो आपने कर दी, छेड़ तो दिया आपने, राग पहले भी छेड़ा था, लेकिन क्या जो स्थितियां परिस्थितियां वर्तमान में देश की हैं, तो क्या ये इतना आसान है? क्या किसी चुनौती से कम नहीं सरकार के लिए? आप क्या मानते हैं? देखिए राखी, क्या वन नेशन वन इलेक्शन देखिए पहले होता रहा है, ऐसा नहीं कि इस देश में नहीं हुआ, लेकिन तब देश की आबादी बहुत कम थी। आज 140 करोड़ से ऊपर का देश है। यहाँ मतदाताओं को देखिए तो करीब करीब 100 करोड़ के आसपास हैं। मेरा ये कहना है कि इतनी बड़ी आबादी को एक साथ चुनाव कराना, उसमें विधानसभा, और अभी हम देख रहे थे, आप रिपोर्ट पढ़ रही थी कि उसमें पंचायत तक के चुनाव, नगरीय निकायों के चुनाव सब एक साथ कराने की बात की जाती है। देखिए क्या होता है, क्या आपके पास इतना बड़ा अमला है, क्या आपके पास इतनी फोर्सेज हैं? अभी भी हम देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में चुनाव होता है, दूसरे राज्यों से फोर्सेज भेज दी जाती हैं। क्या चुनाव आयोग इस बात के लिए तैयार है? ये बात सच है। इसके पहले आप बताऊंगा मैं कि 1984 के बाद जब राजीव गांधी की सरकार थी, तो उस समय भी एक जो है बहुत बड़ा एक तरह से एक मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, वो था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात हो रही थी। काफ़ी चर्चा हुई। हम समझते हैं कि हमारे साथ जो पत्रकार बैठे हैं या जो नेता हैं वो जानते होंगे कि इस पर बहुत सारी बहस हुई, अमेरिका वगैरह की तर्ज पर चुनाव, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। हिंदुस्तान देखिए एक अलग विविधताओं का देश है, और यहाँ पर जगह जगह जैसे मुद्दे की बात हो रही है, किसी हर राज्य का अपना अपना अलग अलग मुद्दा है। यहाँ पर किसको फ़ायदा किसको नुकसान होता है तो देखने वाली बात होगी। मुझे याद है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन जब 1967 में तमाम जगहों पर थोड़ा थोड़ा याद है, तो लोग जाते थे, तो जिनको उस समय गाय बछड़ा था किसका, कांग्रेस का, और जनसंघ का दीपक था, ऐसे ही बहुत सारे स्वतंत्र पार्टी का पंचकोण तारा, तो जो लोग जाते थे, तो ये जो दल, जो छोटे छोटे दल थे जो स्थानीय मुद्दों को लेकर उसमें जो है एक तरह से शामिल हो जाते थे या उसमें एकदम गुम हो जाते थे, उनका कोई वजूद नहीं रहता। लेकिन आज हिंदुस्तान में देखिए क्षेत्रीय दल भी काफ़ी सशक्त हैं। आप ये सरकार ही देखिए ना, पूरे क्षेत्रीय दलों के सहारे चल रही है, और इसके पहले भी कई सरकारें चली। दो टर्म अगर छोड़ दिया जाए भारतीय जनता पार्टी का, तो हमको लगता है कि बाकी की सरकारें क्षेत्रीय दलों के सहारे ही चल रही हैं, गठबंधन के सहारे चल रही है। तो अब ये स्थिति जो है आने वाले समय में किस तरह से मैनेज होगा, जो समिति की रिपोर्ट आएगी वो पूरी की पूरी क्या आएगी, क्या चुनाव आयोग इसके लिए तैयार होगा, या देश की जनता इसके लिए तैयार होगी, या विभिन्न राजनीतिक दल इस पर एक मत हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इसके लिए पूरा बहुमत के अलावा 3/4 बहुमत चाहिए कि ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए चाहिए, तो क्या उतना बहुमत है? ये सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। हमें लगता है वन नेशन वन इलेक्शन इतनी मतलब उसको अलग से खारिज नहीं किया जा सकता। अगर देश में एक साथ चुनाव होता है तो बहुत सारे खर्चे बचते हैं, पब्लिक के ऊपर बहुत बोझ आता है चुनाव का। अगर इस तरह की अगर मान लो सफल हो जाती सरकार तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप जो करें मास्टर स्ट्रोक, इस मास्टर स्ट्रोक के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को बहुत सारे स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे, 1-2 स्ट्रोक से काम नहीं चलेगा। तो ये पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, और इस तैयारी के बाद ही ये सफल हो पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि ये प्रयास जो है भारत सरकार का या जो वर्तमान सरकार है उसका सराहनीय है कि खर्चे देश के बचें,
और जनता के हित में लगें। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ और बात है कि जो भी राजीव रंजन जी कह रहे थे, प्रियदर्शी रंजन जी, कि इसमें स्थानीय मुद्दे कहाँ जाएंगे, तो उन पर भी बड़ा असर पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को समझना होगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन ये विचार ठीक है, अगर इम्प्लीमेंट होता तो भी ठीक है, लेकिन उसकी तैयारी करना बड़ा कठिन है और उस रास्ते को किस तरह से सरकार उसको सुगम बना पाएगी ये देखना होगा। बिल्कुल, और इससे वाकई कितना बदलाव आएगा ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है ही। खैर, समय बड़ी रफ्तार से चल रहा है, कई सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे थे। अमित जी, पहले आप अपनी बात रखिएगा और आप में से भी कोई अपनी बात रखना चाहता तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, मैं आऊंगी अभी एक एक करके, मैं सबके पास आ रही हूँ वापस। हाँ अमित जी, पहले आप जल्दी से बोलिएगा। जल्दी से नहीं, थोड़ा सा। अमित जी, पता नहीं क्यों नेटवर्क इशू बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं प्रॉपर बात का सिलसिलेवार तरीके। अभी आवाज आ रही है राखी जी? हाँ आ रही है जी। मैं ये बोल रहा था कि पैनल में 4:1 हुआ है, तो मैं सबके बातों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब वन डे नहीं होता है। एक दिन में आपको सारे चुनाव पूरे नहीं कराने हैं, वो फेजेस को लोग लेकर यहाँ पे मुझे कंफ्यूज दिखाई दिए। देखिए, मैंने जो अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा, मैंने समिति के प्रमुख बिंदुओं को गिना है कि उन्होंने रिकमेंडेशंस क्या क्या दिए हैं। जब संसद में ये पटल पे जब आएगा तो निश्चित तौर पे इस पे चर्चा होगी, इसमें और भी अगर सुधार के गुंजाइश रहेगा तो उसमें और भी किया जाएगा। लेकिन किस तरीके से भटकाने का प्रयास किया जाता है, मैं एक दो बातें बताना चाहता हूँ। कहा कि लोकल मुद्दे और नेशनल मुद्दे अलग अलग होते हैं, तो क्या स्वास्थ्य का मुद्दा लोकल मुद्दा और नेशनल मुद्दा अलग अलग होता है? स्वास्थ्य सबके लिए अलग अलग होता है क्या? शिक्षा का मुद्दा सबके लिए अलग अलग होता है क्या? सुरक्षा का मुद्दा सबके लिए अलग अलग होता है क्या? तो किस तरीके की नैरेटिव को पेश किया जाता है? देखिए, किसी भी जो भी चेंज आता है ना, तो उसका सबसे पहला परिणाम क्या होता है कि लोग उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। और वही इस पैनल में भी देखने को मिला कि किसी भी चेंज को आप सकारात्मक तौर पे उस पर चर्चा कीजिए, लेकिन कहा जाता है कि भांग खाकर बोला जाता है। अब भांग तो इनकी इंडिया अलायंस जो राजस्व है वो खत्म हो चुका है और वहां पर भांग बेचकर जो हिमाचल की सरकार है वो राजस्व भरने का काम कर रही है। तो भांग इंडिया अलायंस खा रहा है, जो अभी बोल रहे थे आपके प्रवक्ता। और शायद आम आदमी पार्टी अभी आए हैं जेल से बाहर, शायद वो लेकर आए होंगे कुछ अन्य पदार्थ, तो मुझे पता नहीं। शायद 4 बोतल वोदका तो इनका नारा ही है, 4 बोतल वोदका काम इनका रोज का, तो इनका तो नारा है आम आदमी पार्टी का। तो वो नशे नशे तरह तरह की नशे की बात करते रहेंगे। दूसरी बात, आप देखिए कि किस तरीके से बंगाल से हमारे टीएमसी की, उनको मणिपुर तो दिखता है लेकिन बंगाल आज जल रहा है। एक महिला को किस तरीके से रेप करके उसकी हत्या कर दी गई और उसके अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जाता है। मणिपुर की घटना से पूरे अरे भाई साहब, हिंदुस्तान धर्मसार रखिए, किस तरीके से बंगाल आज जल रहा है। ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहा है पूरा का पूरा बंगाल, लेकिन उस पर एक शब्द नहीं आया। गोल पोस्ट चेंज हो गया, गोल पोस्ट की बात कीजिए। मणिपुर में आपने क्या किया? आप कभी बोलेंगे यहाँ पर जो दुखद घटना हुई है उसकी राजनीति मत कीजिए। ममता बनर्जी ने आपराधिकता बिल बनवाने के लिए प्रयास किया। आपने देखा होगा अमेरिका में, अभी राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, वहां पर एक पता बचाने की बात कर रहे हो, कितना उपयोग किया जाता है, उसको छोड़ दीजिए, मारपीट की जाती है, उसका फोन लिया जाता है, उसकी निजता के साथ छेड़छाड़ होता है। और ये लोग बात करते हैं कि मीडिया स्वतंत्र नहीं रहेगा। किसने मीडिया के स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ किया है? जिसने, मुझे लगता है ये चर्चा तो चल रही थी वन नेशन वन इलेक्शन की, कैसे होगा, क्या तैयारी होगी, क्या रूपरेखा होगी, कितना बदलाव आएगा, फिर हम कहाँ बीच बीच में इधर उधर चले गए। देखिए, ये बात तो सच है, वन नेशन वन इलेक्शन में अभी एक बात, जैसे कि आप अमित जी कह रहे थे कि कहीं का कोई मुद्दा यदि इलाज का है तो क्या वो स्टेट वाइज अलग हो जाएगा, नेशनल में अलग हो जाएगा। देखिए, इलाज का, मरीज का, खाने का, बेरोजगारी का, महिलाओं का, अत्याचार का, शिक्षा का, जो भी, ये अपने आप में देश के मुद्दे हैं। इस पर हमेशा बात होगी, हर जगह बात होगी। बात इतनी सी हो रही है कि जो अभी तमाम विपक्षी, अभी जैसे रमाकांत जी ने भी वही चीज कही, राजकुमार जी वही बात कह रहे थे कि 4 स्टेट्स में तो एक साथ इलेक्शन नहीं हो पा रहे, वहां की चीजें तो नहीं प्रॉपर सटीक बैठ पा रही, बाकियों का कैसे प्लान करेंगे। हम उस पॉइंट पे आए ना। देखिए, मकसद ये मत रखिए कि एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करिए, लॉजिक के साथ बात करिए ना थोड़ा सा। करते हैं
जी मैं उसी पे आ रहा था, लेकिन बाकी सबका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। लोग अलग अलग बातें करने लगते तो उनका भी जवाब देना पड़ेगा। देखिए समय हो रहा है ना, मैं सबको फिर समय नहीं दे पाऊंगी, थोड़ा जल्दी जल्दी से कंप्लीट मान्यवर सुनने की क्षमता आप यहाँ गलत बात बोल के जनता को गुमराह करोगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो संभव नहीं है। बात कम पूरी अपने नहीं हो राजनीति की पाएगी। बात का जवाब देता हूं। अगर आपने भारतीय मैंने जनता किसी को पार्टी नहीं के टोका। राज्यों में सरकार है क्या इन्होंने सब सब्सिडी बराबर कर रखी है चिकित्सा में? नहीं कर रखी। किसी राज्य में 5 लाख कर रखे, किसी में 2 लाख कर रहे। शिक्षा की ये बात करते हैं, राजस्थान के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल चलाए थे। लाल डायरी लाया था आपने, लाल डायरी वहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। बात करेंगे ये लाल डायरी वहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। अरे सर संविधान और लाल डायरी और पता नहीं वहां पे हम बाद में चले जाएंगे, अभी वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया पर रहिए प्लीज। और यहाँ पे रेप होता रहेगा। वन नेशन वन किस प्रोटेस्ट तरीके से झूठ बोल रहे हैं आप? सेलेक्टिव प्रोटेस्ट मत कीजिए। आपके राज्यों में रेप होता है तो आप चुप हो जाते हैं, अन्य राज्यों में रेप होता है तो आप बोलना शुरू करते हैं। चलिए अमित जी जो बात आ रही है निकल के, अमित जी 1 मिनट रुकिए, जो बात आ रही है निकल के, सब कुछ हो, यदि वन नेशन है और वन इलेक्शन की बात हो रही है तो वन नेशन के साथ साथ वन इलेक्शन के साथ साथ सबको समान शिक्षा की भी बात हो जाए, ठीक है। अत्याचार जो हो रहे हैं, सजा जो हो रही है, तो कुछ मामलों में सजा के प्रावधान को ऐसा कर दीजिए कि सबके लिए इंप्लीमेंट हो जाए। अभी देखिए वहां से बोला ही सोफिया जी ने, अभी उनको जिस तरह से मैं सुना, छोटा सा उन्होंने अपना वक्तव्य रखा कि जो अत्याचार हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, रेप हो रहा है, किसी भी स्टेट में हो रहा है, तो आपकी जहां सरकार है वहां रेप हो रहे हैं, आप कुछ नहीं करेंगे, दूसरी जगह पे आप सवाल उठाएंगे। तो मुझे लग रहा है फिर या तो हम उस डायरेक्शन में चले जाएं कि सब कुछ समान कर दीजिए। नहीं, हर जगह कार्रवाई हो रही है राखी जी, कानून सम्मत हो रही है, कहीं भी सरकारें पीछे नहीं भाग रही हैं, जिस तरीके से बंगाल में। दूसरी बात, सब कुछ ठीक नहीं है इस देश में अमित जी, सब कुछ ठीक नहीं है इस देश में। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को कटाक्ष करूं या सवाल उठाऊं, लेकिन सरकार आपकी है तो बोलना पड़ेगा मुझे, जिम्मेदारी आपकी है। जी देखिए, अगर इस तरीके से होगा तो मैं भी सबकी बात में टोकने लगूंगा और फिर कोई डिस्कशन यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि जितने जोर से लोग चिल्ला रहे हैं, मैं अकेला उतनी जोर से चिल्ला सकता हूँ और ये पूरा का पूरा जो डिबेट है वो डिले हो जाएगा। आप यहाँ पर बैठकर चलिए 1 मिनट, अमित जी, राजकुमार जी और सोफिया जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। अब 1 मिनट रुकिए आप तीनों, क्योंकि एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं ना बार बार। 1 मिनट रुक जाइए। रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे, रमाकांत जी आप बोलिए, उसके बाद निशांत जी ने समय मांगा है वो बोलेंगे। 1 मिनट रुकिए। बैठे हैं, मैं तो बिल्कुल 10 सेकंड में ही बात खत्म कर दूंगा। अरे थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए भाई, धैर्य रख लीजिए। आप क्या बोलेंगे? धैर्य रख लीजिए। बैठे हैं, पहले आपके मुख्यमंत्री पहले उसकी बात कीजिए। देखिए कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके तोता बना करके और विपक्ष के लोगों को बदनाम करते हैं, विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार करते हैं, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बतला दिया है। अमित तिवारी सुप्रीम कोर्ट से बड़े मत बनो, सुप्रीम कोर्ट से बड़े मत बनो। मैं ये कहना चाहता था, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ज्यादा खर्चा होता है चुनाव में, इसलिए एक देश में एक चुनाव कर रहे हैं। तो 14 प्रधानमंत्रियों ने देश के 56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था और अकेले मोदी जी ने 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया है। अकेले मोदी जी ने 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, अकेले मोदी जी ने। देश को लूट लिए, देश को बर्बाद कर दिए, सारा पैसा अंबानी अडानी को दे दिए और बात करते हैं आप पूरे देश को लूटने का काम, बर्बाद करने का काम किया है, सरकारों को तोड़ने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, संविधान को कुचलने का काम किया है। वन इलेक्शन होगा भी सक्सेस या नहीं होगा, प्रियदर्शी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि राज्यसभा पार्टी भारतीय जनता पार्टी इतना आसान नहीं, वो तो यहीं से दिख रहा है। चोर चक्के और डाकुओं की पार्टी, बलात्कारियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ के उपदेश देंगे। मैं भी किसी को बोलने नहीं दूंगा, ठीक है, मैं भी ऐसे ही बात रमाकांत जी 1 मिनट, यही फॉर्मेट है इस डिबेट का, निशांत मैं जी भी ऐसे ही बात करूंगा। निशांत जी अपनी बात रखिएगा। अरे निशांत जी क्या बात करेंगे, ये तो लाल टोपी। अमित जी अब आप है ना बैठ के, मुझे वो वर्ड नहीं बोलना चाहिए, हालांकि बहुत प्रोफेशनली हम लोग बैठे, मगर आप है ना खुन्नस निकाल रहे हैं कि मतलब नहीं बोल पाए तो अब दूसरों को भी नहीं बोलने देंगे। निशांत जी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, निशांत जी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। ये तो सबकी जाति पूछते हैं। प्रज्वल रवन्ना और ब्रजभूषण के चेले हैं ये। अमित तिवारी जी प्रज्वल रवन्ना के चेले हैं। अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज मत करिए, आप लोग देखिए दूसरे मेहमानों को बोलने नहीं देंगे, गलत मत करिए ना, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जो जिसने इंटरप्ट नहीं किया उसका समय तो मत लेके जाइए। निशांत जी जिसने इंटरप्ट नहीं किया उसने तो बोला भी नहीं ना राखी जी, क्या उसने सवाल खड़ा किया कि मुझे इंटरप्ट क्यों किया जा रहा है? नहीं, निशांत जी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। सभी इंडिया अलायंस के बैठे हुए हैं, सभी इंडिया अलायंस के बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली मुझे मेरी बात रखने के लिए समय मिलेगा या नहीं मिलेगा?
तो आपको समय अगर नहीं दिया ना अमित जी, मिलेगा, क्या मैंने तो समय मैं नहीं अपनी दिया? बात को इसी क्या तरीके बाकी से लोगों को रखूंगा। रिक्वेस्ट नहीं किया? अगर क्या नहीं बाकी राखी लोगों जी, को अगर इतनी मुझे समझ समय नहीं है? मिलेगा, तो मैं बताइए ना अपनी मुझे। बात को दूसरे के और समय यदि पर मैं ही ऐसे ही रखूंगा। चिल्लाते रहूंगी बार बार रुक जाइए, या तो मैं ऑडियो बंद करवा दूं, तो वो भी आप लोगों को बुरा लग जाता है कि कोई ज्यादा बोल रहा है उसका ऑडियो बंद हो गया। आप सब सम्मानीय होते हैं। अगर ऐसे ही चलता है डिबेट कि मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा और बाकी सब लोग बोलते रहेंगे, अमित जी ये तो गलत बात है। आपको मैंने सबसे पहले आपको ही समय दिया था और सेकंड राउंड में भी आपने समय मांगा तो मैं आई। तो ये तो मत बोलिए कि आप नहीं बोलेंगे और बाकी लोगों को मैं समय दूंगी। प्लीज ऐसे तो मत आरोप लगाइए। राखी जी, किसी ने मुझे बोलने दिया? कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं, सब चिल्लाने लग गए। तो आप देखिए मैं उनको अलग से समय दे भी नहीं रही हूँ। उनको अलग से अब समय नहीं मिलना। उनने जितना इंटरप्ट कर लिया। मैं समय उनको दे रही हूँ जो अलग से बार समय मांग रहे हैं, जिसमें से निशांत जी हैं, प्रियदर्शी जी हैं और आरपी श्रीवास्तव जी हैं। इसके बाद मैं अलग से समय दे भी नहीं रही किसी को। आपको लग रहा है कि मैं राजकुमार जी को अब अलग से समय दूंगी? सोफी बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि वो बोल चुके जितना उन्हें बोलना था। तो देखिए तो पहले निशांत जी। इस डिबेट के माध्यम से दो बातें मेरे समाजवादी विचारधारा और पीढ़ी के अंतर में समझ में आई है कि ज्यादातर जो साथी हैं वो वन इलेक्शन के लिए आपका तो अध्यक्ष ही ब्राह्मण है, पीडीए कहाँ है? पीडीए को आपने दिया क्या सम्मान? अगर अमित भाई की बात बड़ी कर दूं कि सब लोग पीडीए को आपने सम्मान दिया क्या? पीडीए को आपने सम्मान दिया? निशांत जी सुन लीजिए जरा, अगर बात रख लेने दीजिए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रख ले लीजिए। अगर बदतमीजी पे आएंगे तो शायद आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे शर्म आ जाएगी स्वयं को बदतमीजी करते टाइम। ठीक है, आपके बात में मैंने नहीं टोका, अब समाजवादी विचारधारा को आप रख लीजिए। छोटा हूँ भाई साहब। मैंने देखा है कि डिबेट के माध्यम से वरिष्ठ पत्रकार साथी हो या चैनल के कोई भी साथी हो या कांग्रेस गठबंधन के कोई भी साथी हो, सभी लोग इंडिया नहीं राखी जी, अगर आप किसी चीज को आदर्श स्थिति कहते हैं और उसको बोलते हैं कि ये खराब भी है, ये कैसे हो सकता है? एक आदर्श स्थिति खराब कैसे हो सकती है? इलेक्शन को एक साथ कराने के लिए सभी लोग सहमत अपने आप में ही विरोधाभास है। आप एक स्थिति को आदर्श स्थिति भी कहते हैं और फिर कहते हैं कि ये स्थिति में गड़बड़ हो सकती है। तो एक आदर्श स्थिति उनका व्यक्तिगत मत है, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। जैसे आपका व्यक्तिगत मत है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, हम करेंगे, बहुत अच्छा है, वो आपका मत है, वो उनका मत है। इंडिया अलायंस का अलग मत है कि नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। सर व्यक्तिगत मत पे तो कोई किसी को टिप्पणी नहीं करेगा ना। यहाँ पर तो विचारों का ही टकराव है राखी जी। आप एक स्थिति बहुत बढ़िया, ऐसी चर्चा करते रहिए, समय हो गया है। आरपी श्रीवास्तव जी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा अब अमित जी इंटरप्ट करेंगे, बाकी वो किसी को नहीं छोड़ रहे। देखिए राखी जी, कोई भी सरकार हो, कोई भी इस तरह के अगर कोई संविधान में लाती है, वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात करती है, तो हमें लगता है कि कोई इतना बुरा विचार नहीं है। आदर्श है भी और नहीं भी है। नहीं भी क्यों है कि क्योंकि इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हमें लगता है कि उस तरफ ध्यान देना होगा। अभी तो इस पर बहुत सारी चर्चा होगी, लोगों से डिबेट होगा, लोकसभा राज्यसभा में बातें आएंगी, जनमानस में भी बातें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी तो शुरुआत है। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको मास्टर स्ट्रोक के रूप में नहीं देख रही है, जैसा हम मानते हैं, लोग समझते हैं। ये एक ज़रूरत है। अगर ये ज़रूरत पूरी कर पाती, पूरा देश अगर इस पर एक मत होता है तब तो ठीक है, नहीं तो एक चीज़ तो तय है कि आने वाले समय में इतने बड़े देश में इसको कराने में बहुत सारी जटिलताएं हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। और सरकार, जैसे अभी हमने देखा ना, बयान भी देखा बड़े नेताओं के कि वो पंचायत का भी कराएंगे, इसके बाद जो है नगरीय निकायों का भी साथ कराएंगे। सारे एक साथ कराना बड़ा मुश्किल काम है और इसके लिए बहुत पुलिस फोर्स चाहिए, बहुत पुलिस बल चाहिए और शायद प्रशासनिक रूप से भी काफ़ी तैयारी करनी होगी। तो एक चरण में नहीं, अभी तो आप देखिए कि एक एक स्टेट में 7-7 चरण में चुनाव होते हैं, पूरे महीने के महीने चलते हैं, रिजल्ट जो 1.5 महीने बाद डिक्लेयर होते हैं। इन सबको भी देखना होगा। पहले की परिस्थिति नहीं है जो 1967 की थी, चुनाव होते थे और रिजल्ट आ जाते थे। तो ये लगता है कि अभी इसमें बहुत समय बाकी है और इसमें बहुत सारी चर्चा बाकी है और देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से सरकार इसको इंप्लीमेंट कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है प्रियदर्शी जी, क्योंकि समय हो गया है, मैं वापस तो नहीं आ पाऊंगी। निशांत जी वापस नहीं आ पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। एक बात तो साफ हो गई कि ये बिल इतनी आसानी से पास नहीं होने वाला, उसकी एक छोटी सी बानगी इस चर्चा से ही पता चल चुकी है। लेकिन आप उसका क्या प्रारूप रख रहे हैं, कैसे उन चीजों को लाएंगे, ये भी सरकार को स्पष्ट करना होगा। सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होगा कि हमने एक बात कह दी है तो वो बहुत बड़ा बदलाव ले आएगी। भाई किस तरह का बदलाव लाएंगे, कैसे करेंगे, ये भी आपको बताना होगा। अब इस
उसमें कितना वाकई इंप्लीमेंटेशन होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।